भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुए करीब 2 सप्ताह का समय हो चला है, लेकिन देश के अंदर सियासत अब भी बेशुमार हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक सभा में पाकिस्तान आतंकवाद पर भारत के प्रहार के लिए सेना के शौर्य की सराहना की, लेकिन देश में कांग्रेस के राजनीतिक सवाल कुछ और है। कांग्रेस 10 मई से ही लगातार सवाल उठा रही है कि जब देश की सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही थी तो आखिर भारत ने एन वक्त पर सीज फायर का फैसला क्यों किया। सीज फायर की चाहे जो भी शर्तें रही हो, लेकिन उस पाकिस्तान की बात पर भारत ने भरोसा क्यों किया जिस पाकिस्तान ने बार बार भारत में हमले किए। कांग्रेस पार्टी तो आरोप लगा रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में राष्ट्रीय हितों की कुर्बानी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बीकानेर की रैली में कहा था कि मोदी का मिजाज ठंडा लेकिन खून गर्म होता है। राहुल गांधी ने इसे प्रचार करार देते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाए और खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है। अब इन सवालों पर बिहार की सियासत भी सुलग गई है और बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है नेहरू की। बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के सवालों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और उन्हें नमक हराम तक कह दिया। दिलीप जायसवाल का आरोप है कि ये देश का खाते हैं और दुश्मन के गुण गाते हैं। नेहरू परिवार को गुलामी के शासन में रहने की आदत लग गई है। ये पाकिस्तान चीन का ज्यादा समर्थक बन गए हैं और इसीलिए बिहार की जनता नेहरू परिवार को चुनाव में सबक सिखाएगी। जाहिर है दिलीप जायसवाल के आरोपों के बाद बिहार की सियासत सुलगनी थी और सुलगी भी। कांग्रेस ने नेहरू परिवार को शहीदों का परिवार कहा तो आरजेडी ने इस बयान के साथ सुर से सुर मिलाए, लेकिन जेडीयू ने नेहरू परिवार को परिवारवाद का पोषक करार दिया। चुनाव अभी 5-6 महीने दूर है, लिहाजा ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमारा सवाल है कि बिहार चुनाव में नेहरू का क्या काम है। प्रधानमंत्री से राहुल के 3 सवाल, दिलीप जायसवाल क्यों हुए लाल। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। खाते हैं हिंदुस्तान का और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। दिलीप जायसवाल जी तो नेहरू परिवार के पैर का धोवन भी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कई महीनों की देरी है, लेकिन बयानबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। अब तो बिहार के चुनाव में नेहरू की भी एंट्री हो गई है। नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू परिवार के लोग देश का खाते हैं और दूसरों का गुण गाते हैं। क्या कि ये नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है, पाकिस्तान का, चीन का। ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। दिलीप जायसवाल ने नेहरू का जिक्र क्यों किया वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले दिलीप जायसवाल के बयान पर तेज हुई बयानबाजी को सुन लीजिए। और शहीदों के लिए इस तरह से बोलना ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए रहा है। दिलीप जायसवाल जी तो नेहरू परिवार के पैर का धोवन भी नहीं है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि नेहरू परिवार ने देश के लिए कितना किया ये हर कोई जानता है। बीजेपी नेताओं के पास मुद्दे की कमी है तो कुछ भी बोल रहे हैं। जो फिजूल की बातें करना है तो बीजेपी से आप फिजूल की बात कर सकते हैं, उनसे काम की कोई चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि जेडीयू के नेताओं को लगता है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। गांधी नेहरू परिवार का कब्जा रहा, परिवारवाद और वंशवाद की पोषक यह पार्टी बनी रही, पारिवारिक कुनबे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर के बाद से राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यहां तक पूछ चुके हैं कि सरकार बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को कितने फाइटर जेट का नुकसान हुआ। राहुल गांधी के इन बयानों को कोट कर पाकिस्तानी मीडिया दिखा रही है और इन बयानों के जरिए पाकिस्तान के नेता भारत पर निशाना साध रहे हैं, जिसको लेकर दिलीप जायसवाल ने नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे बिहार चुनाव में नेहरू का क्या काम है, बिहार की लड़ाई नमक हराम पर क्यों आई,
प्रधानमंत्री से राहुल के सवाल, जायसवाल क्यों हो गए लाल? कौन है जो देश का खाता है दुश्मन के गुण गाता है? क्या राहुल के सवालों ने देश का अपमान किया है? तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा और बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान थोड़ी देर में जुड़ेंगी। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता अनामिका पासवान जी आपसे, बिहार चुनाव में नेहरू जी का क्या काम है और नमक हराम जैसे शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत क्यों पड़ रही है आखिर? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को दामाद बनाकर रखा है, ये पूरे भारत के लोग जानते हैं। और जो बातें आप पूछ रहे हैं हमसे, तो इनसे जरा पूछ लीजिए, या रिकॉर्ड भी देख सकते हैं आप, किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और चाइना की दूतावास से फंडिंग होता है, और उस फंड को किस तरह से कांग्रेस के लोग इस्तेमाल करते हैं, ये रिकॉर्ड देखा जा सकता है। दूसरी बात, जो कहा जा रहा है कि ये लोग देश का खाते हैं और विदेश का गाते हैं, तो जॉर्ज सोरोज की एक कंपनी है जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी सहयोगी हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने समर्थन दिया था कि कश्मीर को एक नया राष्ट्र घोषित किया जाए। तो इसे आप क्या कहेंगे? और जिस तरह की बातें आप लोग सुनते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं और भारत को ही गलत बताते हैं, भारतीय शासन प्रशासन को ही गलत बताने का काम करते हैं, तो ये कोई देशभक्त तो कर नहीं सकता है। आप बताइए ना, कोई विदेशी फंड, जो चाइना हमें आग दिखाने का काम करती है कभी कभी, उस चाइना से ये फंड लेते हैं, तो ये कैसे राष्ट्रभक्त है भाई? ये कहते हैं कि हमारे परिवार शहीद हुए हैं, तो मैं कैसे मानूं कि भारत की आजादी में इनके परिवार शहीद हुए हैं? तो फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, भगत सिंह क्या कर रहे थे, आजाद सिंह क्या कर रहे थे? इनसे पूछिए ना। ये लोग कहते हैं हमने आजादी दिलाई। अरे भाई, धरना पे बैठ के देश आजाद नहीं हुआ है। हमारे जो गरम दल थे, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की शहादत का जिक्र कर रहे थे कि दो प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए शहादत दी है, इसे तो नहीं झुठला सकते ना। अनामिका जी, आवाज मिल रही है अनामिका जी मेरी? ठीक है। अंजुम आरा जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। एक तरफ बीजेपी अगर नेहरू परिवार को पर सवाल उठा रही है, तो फिर आप भी उनको कह दे रहे हैं कि ये परिवारवाद के पोषक हैं। संतोष जी, जो आपने विषय रखा है कि बिहार में नेहरू का क्या काम, तो निश्चित रूप से जो परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति रही है, कांग्रेस की परिपाटी रही है, तो आज राहुल गांधी भी उसी वंशवाद और परिवारवाद राजनीति के बहुत बड़े ज्वलंत उदाहरण हैं। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया, देश के माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, और उसी टिप्पणी के रिएक्शन में मैं इस बात को इस तौर पे लेती हूं कि यह एक निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल रिएक्शन के तौर पे रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी ने कहा। देखिए संतोष जी, सीधी सी बात है कि आतंकवाद जैसे विषय पे या फिर हम राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय पे हम मतांतर कैसे हो सकते हैं? जब सर्वदलीय बैठक हुई और उस सर्वदलीय बैठक में हमने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा पावर दिया, उन्हें समर्थन दिया, उन्हें अधिकृत कर दिया और ये कहा जो आप फैसला लेंगे उस फैसले के साथ हम खड़े हैं, तो फिर इस तरह की जो टिप्पणियां एक्स पोस्ट पे आ रही है या जो बयान आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से किसी को भी उसका एक रिएक्शन झेलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं आपसे कि एक तरफ तो आदरणीय देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी
जो डेलीगेशन जा रहा है, जो हमारे भारत की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान को उसके नापाक जो उसकी हरकतें हैं उसको लेकर के घेरने की जो उनकी डिप्लोमेसी, एक डिप्लोमेट पॉलिसी है जिसके तहत तमाम देशों में एक डेलीगेशन गया हुआ है जो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है आतंकवाद जैसे विषय को लेकर के, और उसमें ये भी कांग्रेस भी अपने सांसदों को उस डेलीगेशन में भेजे हुए हैं। तो एक तरफ तो जहां आप भेज रहे हैं डेलीगेशन में अपने सांसद को, दूसरी तरफ इस तरह की टिप्पणी बहुत ही आपत्तिजनक है संतोष जी। तीसरी बात, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी को धैर्य रखना चाहिए, साथ ही साथ सेना की जो हमारे शहीदों की जो शहादत है, हमारे सेना का शौर्य है, पराक्रम है, उसमें उनको विश्वास करना चाहिए, उन्हें धैर्य रखना चाहिए। इतना अधीर होकर के आप देश के, हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष है, एक तरफ तो देश के अंदर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, विदेशों में जाकर के देश की कमियों को आप गिनाते हैं, तो अब आप ही बताइए कि अगर किसी से कोई सवाल पूछेगा तो क्या उनका महिमा मंडन कोई करेगा? तो इस तरह का रिएक्शन तो आना ही है। जिस तरह के जवाब सवाल आप करेंगे, जिस तरह की बातों को करेंगे, जिस तरह का स्टेटमेंट में डाउट करेंगे, तो निश्चित रूप से उसी तरह का उनको रिएक्शन भी मिलना है। तो ये उन्हीं के ट्वीट का कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रिएक्शन ही है संतोष जी। ठीक है ज्ञान रंजन जी, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय पर बार बार कांग्रेस सवाल क्यों पूछ रही है? क्या सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है आपको? अगर सेना के शौर्य पर भरोसा है तो फिर बार बार ये सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? संतोष जी, एकदम शांति से सभी लोग सुनिएगा, जैसे मैंने धैर्य से सुना। सेना पे किसने सवाल उठाया? किसी ने सवाल सेना पे नहीं उठाया है। और कांग्रेस पार्टी डे वन से चट्टानों की तरह भारत सरकार के साथ थी, नरेंद्र मोदी जी थोड़ी उड़ा रहे थे, वीर सैनिकों के साथ थी। सुन लीजिए संतोष जी, प्लीज, एक लाइन भी नहीं बोला, सुन लीजिए। रही बात ऑल पार्टी डेलीगेशन की जो मीटिंग थी उसमें जेडीयू नहीं थी, जेडीयू गायब थी, तो फिर जेडीयू को ये हक ही नहीं बनता है कि आके यहाँ इस तरह की बातें करे। तीसरी सबसे बड़ी बात, देश की जनता ये जानना चाहती है संतोष जी कि आखिर सीज फायर किस कंडीशन में हुआ, आखिर वो कंडीशन क्या है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि एस जयशंकर ने जो बयान दिया कि स्ट्राइक करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को कॉल करके बताया कि हम यहां हमला करने चाहते हैं और भारत सैनिकों की जान खतरे में डाला, ये देश की जनता जानना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ये उनका हक बनता है कि देश के सैनिकों के सम्मान में और देशवासियों की रक्षा के लिए सवाल खड़ा करे। देश हित की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात हो रही है और ये सवाल जायज है। हमने लड़ाई होने के बाद वो सवाल खड़े किए जिसमें उन्होंने भोले मत बन जाए कीजिएगा कि आपको ये पता ही नहीं है कि जयशंकर जी के पास फोन कब आया, जयशंकर जी ने फोन कब किया, ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले किया या ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद किया? ये फोन कब किया गया? या इस तरह की कॉल्स नहीं होती है भारत पाकिस्तान के बीच में? ये समझौता तो आपकी सरकार करके गई थी। संतोष जी सुन लीजिए, आपने बुलाया है, अरे संतोष जी मुझे बोलने दीजिएगा। नहीं, पहले बात में आप फेर ना कीजिएगा, अपनी बात को रखिए लेकिन तार्किक तौर पर। जी, मैं तार्किक तौर पे रखा। एस जयशंकर ने पहले कहा कि युद्ध का स्ट्राइक करने से पहले हमने पाकिस्तान को कॉल किया। अब वो खुद उनका बात है, आप गजब की बात करते हैं, बात को डिले मत कीजिए। और रही बात संतोष जी, बहुत गंभीरता से देश आपको भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है और सबको देख रहा है। यह सवाल जायज है कि आखिर अमेरिका क्यों आके सीज फायर का अनाउंस करता है और भारत उसकी मध्यस्थता स्वीकार कर लेती है? आखिर किस कंडीशन पे सीज फायर हुआ? क्या देश के लोग नहीं जानना चाहेंगे कि सीज फायर का कंडीशन क्या था? क्योंकि आज के डेट में भी बॉर्डर पे लोग शहीद हो रहे हैं। बिहार के कितने लोग शहीद हुए, हर दिन शाम को शहीद की शरीर यहां आ रही है एयरपोर्ट पे और लोग उसको नमन कर रहे हैं। तो देश की जनता जानना चाह रही है कि आखिर सीज फायर ऐसा क्या हुआ कि अभी भी हमारे देश के शहीद वीर सैनिक की गोली लग जा रही है, हत्या कर दे रहे हैं वो लोग और शहीद हो जा रहे हैं। तो देश की जनता ये जानना चाह रही है कि सीज फायर की कंडीशन क्या है। चौथी नहीं, एक कंप्लीट करने दीजिए, पहले एक सवाल का जवाब। ये आप जिनकी बात आप कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी की, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और इनकी ये शब्द जो है अशोभनीय है। ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। इसका जो मेडिकल कॉलेज चलता है इसकी आप जांच करवा लीजिए, ये लीगल तरीके से इनका है ही नहीं। और ये इस तरह की सब नहीं बात करते हैं। अरे शांति से रहिए, दिलीप संतोष जी मैंने नहीं बोला था। संतोष जी मैं उठ कर चला जाऊंगा।
संतोष जी, मैंने बीच में नहीं टोका था। अगर आपके पास संयम नहीं है चुप कराने का तो मैं उठ के चला जाऊंगा। मैंने बहुत शांति से सुना है, मैं शांति से सुनता था। आप इतना घटिया तरीके का शब्द यूज करते हैं, ये आप घटिया ज्ञान रंजन जी ब्लैकमेल कर रहे हैं आप। मैंने क्या घटिया तरीके? मैंने जो बोला वो सुना है। अरे मैंने आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, दिलीप जायसवाल की बात कर रहा हूँ। वो ठीक बोला संतोष जी, मैं उन्होंने, चला आप जाऊँ? देशद्रोही हैं। संतोष जी, मैं जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं बात करना है तो मैं जा रहा हूँ। ज्ञान रंजन जी, आप कांग्रेस का पक्ष रखने के संतोष जी, लिए मैंने बहुत बुलाए शांति गए, से मेरी सुना तरफ से है। बुलाए गए, मैंने आपका स्वागत पहले किया तो है। आपका एक काम अगर सवाल निकल रहा है, डिबेट फिर में से आपको बोलिए। रहना है क्या नहीं बोल रहे रहना है ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर डिबेट में बैठकर आप ब्लैकमेल नहीं करेंगे। नहीं तो ये आप क्या अपना तरीका है? पक्ष जब आपकी रखेंगे, बात मैंने दूसरा सुना, अपना आप पक्ष रखने maintain के लिए करोगे ना? बैठा हुआ है। आप मैं दूसरे मुद्दे के पे बीच में बात कर बोलते रहा हैं, हूं, दूसरा संतोष जी, आपके मैंने बीच बीच में में बोल नहीं रहा टोका था। है। ये एक ही स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, मैं मैं नहीं किसी बोला की हूं। आवाज बंद कर सकता हूं यहाँ पर, संतोष जी। क्योंकि आजू बाजू बैठे हुए हैं आप। संतोष जी, इसमें मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं आप? जी, आप संतोष जी, क्योंकि आप होस्ट हैं। आप मैं होस्ट रिक्वेस्ट कर इसलिए मैं सकता आपको हूं, बोल रहा बहराम का जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप आप- अपने टर्न पर बोलिएगा। ज्ञान रंजन जी, अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, मेरे कुछ सवाल हैं उसके अब बाद। सुनिए, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर बात पे नेहरू पे चले जाते हैं। बिहार के मुद्दे को देखिए, बिहार में पलायन नंबर 1 पे, तो इस पे बात नहीं करेंगे। नेहरू के ये नाखून के बराबर नहीं आते हैं। जिस पार्टी के लोग सावरकर जो अंग्रेजों के चाटुकर्ता थे, जो श्यामा मुखर्जी थे, मुस्लिम लीग में मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना के मजार पे जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप तो जानते ही हैं कि उन्होंने कितनी बार जो कारगिल युद्ध का नायक उससे हाथ मिलाए। और यही नहीं, आज के जो प्रधानमंत्री हैं बिना बुलाए बर्थडे केक खाने, बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच गए। कौन है नमक हराम, आप तय कर लीजिए। कौन देश के साथ गद्दारी कर रहा है, ये तय कर लीजिए। मैं देश के जनता के सामने ये सवाल को छोड़ते हुए मैं बोलता हूं कि हम अपने पूर्वजों को कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन इन लोगों ने मर्यादा को लांघ दिया है। इन लोगों एक अध्यक्ष हैं, ये बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है, और ऐसी गंदी शब्द, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि इस प्रदेश अध्यक्ष, इनको पार्टी ने अब तक क्यों बना रखा है। इनको तो पार्टी के अंदर शोकॉज हो जाना चाहिए। देखिए, देश में नेहरू के पीछे भागते हैं और प्रदेश में लालू जी के पीछे भागते हैं। प्रदेश के सारे बीजेपी के नेता लालू जी का माला जपते हैं, और देश में इनके पास तो अपना इतिहास है नहीं कुछ। इतिहास कमाने का एक मौका था, अभी उसको उन्होंने छोड़ दिया। अरे मैं क्या बोलूं, अरे देश में मुद्दे की बात कीजिए। नेता प्रतिपक्ष का सवाल जायज है, मुद्दे कि का सवाल आखिर पूछूं? ceasefire किस आप कंडीशन नॉन में स्टॉप हुआ? बोलते हैं क्योंकि ज्ञान आज रंजन के जी, डेट फिर में भी सवाल पूछना हमारे मुश्किल हो सैनिक जाता है जवान पे शहीद हो रहे हैं, आखिर क्यों? बस मैं यही सवाल है पूछूं? मेरा। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, ये आपको जानकारी कहां से मिली? आवाज नहीं आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कराई संतोष जी, भारत आवाज नहीं आ रही, पाकिस्तान आप फिर से तनाव के बोलिए। बीच में, यह जानकारी आपको कहां से मिली? जब ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया था कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। यह भी बयान आया था, आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान उठा लिया। संतोष जी, नहीं संतोष जी, मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। आप अपने सहूलियत के हिसाब से सुनना चाहते हैं। आपने एक सवाल किया, उसका जवाब मुझे सीरीज वाइज देने तो दीजिए। मैं दे दूं सवाल का जवाब? जवाब दीजिएगा, थोड़ा संक्षिप्त में दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब बहुत लंबा हो जाता है। मैं तरीके से दे रहा जी नहीं, मेरा जवाब टू द पॉइंट होता है। संतोश जी, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भी ट्रंप ने इस बात को पूरे मीडिया में बोला कि हमने मध्यस्थता किया व्यापार को लेके। आप ये देखो कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन क्या देश का प्रधानमंत्री या जो फॉरेन मिनिस्टर है एक बार भी उसको खंडन करता है? क्यों नहीं खंडन करता है? यही तो दुख है हमें। हम एक भारतीय होने के नाते आपसे ये बात पूछ रहे हैं। भूल जाइए कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं एक भारतीय होने के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं देश का एक भी मंत्री, प्रदेश ये फॉरेन मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री है, इसको खंडन करते कि बार बार ये ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहा है? इसको खंडन करवाइए, नहीं तो एक देश का नागरिक होने के नाते ये सवाल मैं पूछते रहूंगा और पूछते रहूंगा। अगर ना सुनने की नियत हो तो फिर चाहे सेना आकर कह ले, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस गृह मंत्रालय की ओर से करा दी जाए या रक्षा मंत्रालय की ओर से करा दी जाए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-2 बार आकर संबोधन में ये कह दें कि मध्यस्थता में किसी का कोई हाथ नहीं था, पाकिस्तान की ओर से फोन आया और हिंदुस्तान ने मध्यस्थता की, लेकिन आप सुनना नहीं चाहेंगे तो फिर सवाल उठाते जवाब दे देता हूं। संतोष जी एक लास्ट सवाल, 10 सेकेंड। संतोष जी 10 सेकेंड। संतोष जी, कई बार हमने कहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग करा के सदन का सत्र बुलाया जाए।
उस सदन के सत्र में बात होती है, पब्लिक मीटिंग में नहीं ये बात होती है। इतने बड़े मुद्दे पब्लिक मीटिंग में नहीं डिस्कस होता है। आप सभी पार्टी का एक मिलाए जो संसद है, बड़ा उस सदन है, उसका सत्र बुला के उसमें बातों को रखें। जैसे और पार्टी मीटिंग रखा था आपने युद्ध शुरू होने से पहले, एक सीज फायर के बाद भी रखना चाहिए और देश के लोगों को बताना चाहिए। बात को आप समझिए, ये एक संसदीय प्रक्रिया है, यही एक ऑन रिकॉर्ड जाएगा। ये जो भाषण दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं जाएगा, ये भाषणबाजी चलता रहेगा। लेकिन देश में जो सच्चाई पटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर देश को संबोधित करते हैं और सेना को संबोधित करते हैं तो वो भाषण लगता है। ये नहीं, अगर वो भाषण देते तो फिर कांग्रेस पर निशाना साधते ना, क्यों नहीं सुनेंगे? विपक्ष पर निशाना साधते ना, उन्होंने कहा साधा। सच को और हकीकत कोई नहीं सुनना नहीं। ठीक है अनामिका जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आपत्ति राहुल गांधी के बयान से थी या उनके ट्वीट से थी तो सीधे राहुल गांधी पर निशाना क्यों नहीं साधा गया? नेहरू जी को बीच में क्यों लाए गए? देखिए तार तो जुड़े हैं ना, तार तो जुड़े हैं संतोष जी। ये लोग हमेशा कहते हैं हमारे पूर्वजों ने शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने ये किया। अरे भाई आज अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़ा है दो दुश्मन भारत का, तो वो इन्हीं के परिवार की देन है, नेहरू जी की देन है, इंदिरा गांधी की देन है। आप याद कीजिए 1971 का, आज पीओके हमारा होता, लेकिन इन लोगों ने क्या किया। और आज जब भारतीय सेना के शौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो इन्हें लग रहा है कि मैं कैसे इसके विरोध में बोलूं। बस इसकी सोच रखते हैं ये उन शहीदों की तरफ नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारी राजनीति कैसे चमके। इनके जो राहुल गांधी पप्पू है ना, पप्पू, वो पप्पू ही रहेंगे। शब्दों की मर्यादा के साथ भारत की जनता ने नकार दिया है। ये कितना भी सवाल है, ये सवरने वाले अरे नहीं बदतमीज पार्टी के प्रवक्ता सब है। तो आप हैं आपने हमारे अध्यक्ष जी को जो बोला आपको वापस लेना होगा। अरे वापस नहीं लगे, वो है फ्रॉड, वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। आपके तो पूरे गांधी परिवार फ्रॉड है। ये नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक सभी के सभी समझ लीजिए, ये आपका डिबेट का स्तर है। भारतीय भी प्योर भारतीय राहुल गांधी जी नहीं है। उसकी चिंता ज्ञान रंजन जी मत कीजिएगा। मेरी डिबेट का स्तर नीचे नहीं जा रहा है, ये प्रवक्ताओं का स्तर बताया जा रहा है कि प्रवक्ता किस तरह की अब पार्टियां रखने लगी। अरे संतोष जी आप बायस हैं, संतोष जी ये बायस है। आरोप लगाने से इनको प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, हम जैसे घटिया शब्दों का इंतजाम करते हैं और उस पे आप डिबेट करा रहे हैं। लड़िए ना, हम मुद्दे की बात, मैं बिहार की राजनीति में ताल नहीं ठोक रहा हूँ सर। संतोष जी आप मुझे बोलने का मौका देंगे? अब मैं शांति से सुना था, मुझे बोलने का मौका दीजिए। तो मैं भी बोलने नहीं। अरे मैं संतोष जी को बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा। आप सुनिए, ये कह रहे हैं आपका समय आएगा। अनामिका जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। नहीं आ रही है संतोष जी माइक पे। मुखर्जी, एक मिनट संतोष जी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो इनसे पूछ लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी उन्हीं से मिलकर चुनाव लड़े थे और जीतकर संविधान सभा में पहुंचे थे। संतोष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ईयरपीस पे कान की आवाज डलवाइए ना। वो जीत कर आए थे उसे पाकिस्तान को दे दिया था ताकि बाबा साहब एक बार जरा ज्ञान रंजन जी की आवाज को चेक कर ले संविधान सभा मेरी पीसीआर की टीम। तो इनको भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इनके परिवार को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ठीक है, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये लोग देश विरोधी हैं, ये लोग कभी भी देश का भला नहीं सोच सकते। संतोष जी मौका दीजिएगा बोलने का। परिवार ने हमेशा ही भारत को लूटने का काम किया है। आप हमको बताइए ना कि बिहार के लिए कितने अच्छे काम किए हैं कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, सारिका जी भी मेरे साथ जुड़ रही है, मौका दीजिए हमको। सारिका जी भी मेरे साथ जुड़ रही है। गरीबी में अनामिका जी आऊंगा आपके पास। सारिका जी, दिलीप जायसवाल जी का बयान आपने सुना होगा। उससे पहले राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं जिसमें फिर वही सवालों को दोहराया जाता है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो लगातार कांग्रेस की पार्टी दोहरा रही है। सारिका जी से अभी हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है, उनके पास दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अंजुम जी, जो ये पूरी इस समय पॉलिटिक्स चल रही है देश के लिए कांग्रेस की तरफ से और फिर ऊपर से बीजेपी की ओर से जो प्रतिक्रिया दी जा रही है, इसका हो सकता है कि व्यक्तिगत तौर पर दोनों ही दलों को इसका फायदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि हम राष्ट्र को पीछे धकेल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल संतोष जी सही कह रहे हैं कि किसी तरह के बयान में, और खास करके जो मैंने शुरू में कहा, राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा और आतंकवाद जैसे विषय पे हमें मर्यादित आचरण भी रखना होगा, पेशेंस भी रखना चाहिए और मर्यादित शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने कहा
कि जेडीयू को सर्वदलीय बैठक में जाने का हक ही नहीं है। ये इनको किसने अधिकार दिया हक तय करने का? डेमोक्रेसी है ज्ञान रंजन जी, पहले सुन लीजिए। चुप रहिए, टाइमलाइन में मत इंटर करिए। चिल्ला रहे थे ना आपने, टाइमलाइन में चिल्ला रहे थे ना, तो वैसे चुप रहने का भी औकात रखिए। मैं कह रही हूँ मेरे टाइमलाइन में मत आइए। अभी किस तरह से चिल्ला रहे थे संतोष जी को, आप नहीं शामिल हुई थी, ब्लेम कर रहे थे, आप चुप रहिए। अगर आपने किसी को ब्लेम किया है ना, तो आप स्वयं रहिए। करेक्ट क्या करेंगे आप ही बहुत बड़े लग रहा है कि सुधार है क्या, सुधारवादी लोग है क्या जो आप चले करेक्ट करने का ठेका आपने लिया है? आप देश को बताइए कि आप सर्वदलीय बैठक में गए थे? जेडीयू की पार्टी गई थी सर्वदलीय बैठक में। ज्ञान रंजन जी, सर्वदलीय बैठक में जेडीयू का कोई रिप्रेजेंटेशन था? सवाल करने वाले, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं यहाँ बैठी हूँ। माइंड इट, इसे याद रखिएगा। मैं संतोष जी, मैं न्यूज मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अंजुम जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। ज्ञान रंजन जी अपने समय पर बोलिएगा। आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपके बीच में टिप्पणी करे तो आप भी ना जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ क्या? अरे उन्होंने, अंजुम जी अपनी बात को रखिएगा। कहा कि मैंने बोला कि उनका हक नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा था कि सर्वदलीय बैठक में जो भी निर्णय होगा हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। उस वक्त संतोष जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ पर विभागीय कार्य से बिहार उनका दौरा था, यहाँ पे सभी लोग थे और सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने तो स्पष्ट तौर पे कहा था। और ज्ञान रंजन जी को जो अब से उन्होंने कहा ना, संतोष जी मैं एक चीज कहती हूँ कि इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है बिहार में, इसी वो ना भूलें। आज भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में इनकी पार्टी से ज्यादा हमारे सांसद वहां पे मौजूद है। इसलिए अपनी राजनीतिक हैसियत, राजनीतिक जमीन कांग्रेस बिहार में क्या है उसको याद रखें। परजीवी बन करके, परजीवी पैरासाइट है बिहार में, पैरासाइट परजीवी है जिसको हमेशा आपकी औकात सहयोगी दल ही दिखाते रहता है। अरे 43 दल है। सारिका जी भी हमारी डिबेट का हिस्सा जुड़ गई है हमारे साथ। सारिका जी बड़ा सीधा सा सवाल है, पहले स्टूडियो की आवाज को बढ़ा दिया जाए। सारिका जी मेरा सीधा सा सवाल है, कांग्रेस पार्टी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके जवाब में दिलीप जायसवाल की ओर से एक बयान आया है और उन्होंने नेहरू परिवार पर निशाना साधा है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सदन हो या फिर अपने राजनीतिक मंचों पे है, नेहरू जी को, गांधी जी को और इन तमाम महापुरुषों को वो बार बार याद करती हैं। हालांकि वो कोशिश करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वो फॉलो करे राहुल जी के स्टाइल को, कॉपी करे वो, लेकिन फॉलो तो नहीं मैं बोलूंगी, कॉपी, उनके स्टाइल को जरूर वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो नेहरू जी ने किया, जो गांधी जी ने किया देश के लिए, मुझे लगता है कि आज कोई, हम आप या हमारे पैनलिस्ट जो भी हैं यहाँ पे, कोई भी उससे अपने आप को दरकिनार नहीं कर सकता है जो उन्होंने देश के लिए किया है। अब दिलीप जायसवाल जी ने जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया है, तो अगर हम भी अगर उस भाषा पे उतरे तो शायद दिलीप जायसवाल जी को मैं कुछ ऐसा बोल जाऊं जो मुझे लगेगा कि मैंने अमर्यादित बोला, लेकिन मैं उस मर्यादा के सीमा को नहीं लांघूंगी। लेकिन ये बात जरूर कहूंगी कि दिलीप जायसवाल जी का जो आज मेडिकल कॉलेज चलता है ना, वो गांधी जी और नेहरू जी के ही मतलब दिए गए अधिकारों की वजह से चल रहा है। आज दिलीप जी के भी दादा परदादा या दिलीप जी या हमारे जो देश के महामहिम और जो हमारे तमाम अंधभक्तों के जो गुरुदेव है ना, वो भी जो है ना आज जो नमक खाए हैं ना, वही गांधी जी और नेहरू जी का ही नमक खा करके आज यहाँ बोले हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान रहा है भाई? आज ये कह रहे हैं पैरों पे गिरने की बात, तो पूरे दुनिया जान रहा है कि सावरकर जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, वो गोडसे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, अरे आरएसएस को बैन किया गया था क्योंकि संलिप्तता गोडसे की आरएसएस से थी। आरएसएस हो चाहे भाजपा हो, ये सबने गांधी जी और नेहरू जी का नमक खाया है। फिर तो आरएसएस को बाद में बैन क्यों हटाया गया था? बैन तो किया गया, एक दिन के लिए भी बैन किया गया। और जब बैन हटाया था उस समय किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार आ गई थी क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इतनी बड़ी मूर्ति गुजरात में स्थापित की गई है, और बड़े बड़े नेताओं को ये जो अपना नेता बनाने के लिए जो होड़ मची हुई भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हकीकत और सच्चाई तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की ना भारत की आजादी में योगदान रहा। ये वो लोग थे जो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे, ये वो लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उनसे वेतन ले रहे थे, भत्ता ले रहे थे। ये तो देश विरोधी इनकी जो आचरण जो है वो हमेशा से रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आज जिस तरीके से दिलीप जायसवाल जी ने जो बात कही है
वो राजनीति से हो सकता है कि उनकी मंशा रही होगी कि भाई बिहार में चुनाव है, कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है। अब लेकिन सारिका जी, जो राहुल गांधी जी की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो ठीक है? देखिए, किसी भी तरीके का अगर देश में गतिविधि हो रहा है, देखिए जब पहलगांव में ये घटना को अंजाम दिया गया, कोई भी विपक्षी दल जो है ना, उसने एक साथ इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने सरकार के साथ एक साथ खड़ा होने का उन्होंने काम किया, चाहे कोई दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कोई भी दल हो। जयशंकर कहा जा रहा है, ये समर्थन था सरकार का। मुद्दा हो, जब राष्ट्र का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, तो हमको एक दल के नहीं व्यक्ति हैं, हम राष्ट्र के व्यक्ति हैं, देश के व्यक्ति हैं, और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो, इसे कोई भी किसी को भी गवारा नहीं। और इसलिए हम लोगों ने सबने केंद्र सरकार को समर्थन दिया, और हम कह रहे थे घर में घुस के मारो। 56 इंच के सीना वाले का सीना छोटा हो गया, 6 इंच का हो गया, नहीं हिम्मत हुई उनकी। अरे स्टूडियो में बैठ के आप लोग पाकिस्तान में गोले फेंकने लगते हैं, भाजपा के प्रवक्ताओं से मुझे समझ में नहीं आता है। अरे बातों को गोला फेंकने से जंग नहीं जीती जाती है। इंदिरा गांधी ने भी जंग जीती थी, कई देशों ने इंटरफेयर किया था, कोशिश किया था उनको अपने डिसीजन से पीछे करने की, लेकिन नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके माने। लेकिन क्या मोदी जी में हिम्मत है? क्या भाजपाइयों में हिम्मत है? क्या आप बैठ करके मंचों से, अरे जब पहलगाम की घटना हुई तो राजनीति रोटी सेकने नरेंद्र मोदी जी बिहार को आए, क्योंकि उन्हें तो इसके पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो कहते थे कि बताओ जरा कश्मीर में ये हो रहा है और ये जाकर वहां पिसुआ बहा रहे हैं। अरे भाई, पहलगाम में ये घटना हुई, आप कश्मीर ना जाके आप बिहार में आके राजनीति से रोटी सेक रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय अमानवीय हरकत तो मुझे लगता है आज तक किसी स्वतंत्र भारत में किसी प्रधानमंत्री ने किया भी नहीं हो। अब अगर हम सारिका जी, तो बिहार की सरजमी का इस्तेमाल भी उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए किया था ना, ये चेताया था कि जो गलती पाकिस्तान की ओर से की गई उसका करारा जवाब देंगे, और उसके बाद सेना ने करारा जवाब दिया। ये तो कहकर मारने वाली बात हुई ना, इस पर तो खुश होना चाहिए था कि हमने कहा भी और मारा भी। परिवार की राजनीति से सीज फायर हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। प्रतिदिन बिहार के जो वो बच्चे जो सरहदों पे सैनिक के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं देश की सुरक्षा में, प्रतिदिन उनकी लाश आ रही है। 2 दिन पहले नवादा में एक शहीद की लाश आई, एक कल जो है ना भागलपुर के एक शहीद की लाश हुई। कहने को कश्मीर में सीज फायर हो चुका है, लेकिन प्रतिदिन हमारे सैनिक जो है ना अभी भी मारे जा रहे हैं। आप उनके घर वालों से मिलिए, कलेजा कांप उठता है उन बच्चों को देख करके, उनके माताओं को देख करके, उनके छोटे-छोटे सारिका जी, क्यों कहा जा रहा था कि युद्ध किसी भी मसले का जो रिजल्ट नहीं होता? ये क्यों कहा जा रहा था? नाम भी गिनाऊं मैं उनके? अब चूंकि सीज फायर हो चुका और आपको राजनीति करने का मौका मिल चुका, भारतीय सेना ने युद्ध नहीं कर रही थी, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। बिल्कुल नहीं, भारतीय सेना हमने युद्ध नहीं छेड़ा था, लेकिन नहीं, भारतीय सेना युद्ध नहीं कर रही थी, लेकिन हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं ना, वो फोन करके खबर दे रहे थे। हमारी मीडिया जो है ना टीवी पे चला रही थी कि हमारी सेना यहाँ तक पहुंची। मैं सारिका जी फिर क्लियर कर दूं, और कहो कहें आप तो पढ़ के भी सुना दूंगा। 1991 में कांग्रेस का यह समझौता है जिसके तहत अगर हम किसी भी गैर मिलिट्री उस पर अटैक करते हैं तो उसकी जानकारी दी जाती है। जब युद्ध ना होने वाली स्थिति में अगर कोई अटैक किया जाता है किसी भी देश से तो उसकी जानकारी दी जाती है। बालाकोट के बाद भी ये जानकारी दी गई। अब तो क्या आपका विपक्ष बहुत उस समय सोता रहा। उरी वाला क्या 4 या 5 साल बाद आपको याद आ रही है क्या हुआ? इस नियम का, इस कानून का भी। उरी का भी चर्चा कर दीजिए। आप भारत के नागरिक होने के नाते, हमारे पैनल में 2 बहनें बैठी हुई हैं, क्या ये भारत के नागरिक होने के नाते सरकार को समर्थन करती है जो जयशंकर जी ने किया? मैं आपको समर्थन नहीं करती हूँ। ज्ञान रंजन जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद शॉर्ट सबसे कमेंट्स लेंगे। लेकिन 56 इंच वाले सीना वाले प्रधानमंत्री का जो कलेजा है ना भुकाने लगा, डरने लगे। किसी भी नेता का कलेजा उसकी जनता से होता है, उस जनता में विपक्ष भी आता है। तो है ही नहीं आपके पास। अरे और पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जैसे ही वो फ्रंट पर खड़े होंगे विपक्ष पीछे से मिट्टी निकालने लगेगा उनके पैरों के नीचे से। संतोष जी, जुमलों के ज्ञान रंजन जी, अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। युद्ध नहीं लड़ी जाती है। ज्ञान रंजन जी, कानून आप बनाए, सवाल भी आप ही पूछेंगे।
अरे भाई सुन तो लीजिए, संतोष जी बोल रहा हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 10 बार कहा है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, सदन में बातों को रखी जाए। आखिर ऐसी क्या कंडीशन है, किस कंडीशन पे सीज फायर, क्योंकि आज भी बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं हमारे सैनिक। ये सवाल जानना बहुत जरूरी है देशवासियों को। आपके नेता का ट्वीट है, आखिरी ट्वीट है, पढ़ के सुना देता हूं। इसमें कोई भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री उसके लिए उन्होंने कहा है कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने देश के हितों की कुर्बानी क्यों दी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है, आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। ये ट्वीट आखिरी। अच्छा हम पढ़ लेते हैं, आपको एक ट्वीट हम पढ़ाते हैं, सुनिए संतोष जी, एक ट्वीट हम पढ़ा देते हैं। आप ना थोड़ा सा अपनी भी ज्ञानवर्धन कर लीजिए। क्या भारत के ज्ञानवर्धन की जरूरत नहीं जानना चाहते हैं कि देश नहीं तो हम बोलने दीजिए ना संतोष जी, मेरे बात रखने ना आया। भारत की जनता ये जानना चाहती है कि सीज फायर का कंडीशन क्या था, तो बता दीजिए सीज फायर का कंडीशन क्या था। राहुल गांधी से पूछकर सीज फायर करते, सीज फायर राहुल गांधी जी के पास जाकर पूछते पहले सीज फायर करें ना करें, होता है ना युद्ध विराम। ठीक है अंजू महाराज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। युद्ध विराम। और देखिए अनामिका जी आ रहा हूं आपके पास। जिस तरह से विपक्ष टिप्पणियां कर रहा है और देश के राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा आतंक जैसे विषय पे, ये बहुत ही अफसोसजनक है। देश ये निश्चित रूप से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से और इंटायर देश के नागरिकों से ये अपेक्षा जरूर करता है कि इन विषयों पे हम मतांतर ना हो, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक हो। देश के अंदर तो हम दिखा रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं, और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की कूटनीति जो डेलीगेशन के थ्रू पूरे देश में पाकिस्तान के नापाक इरादों को एक्सपोज करने की है, तो कांग्रेस वहां पे अपने सांसदों को भेज रही है। तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। ठीक है अनामिका जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद सारिका जी आपके पास आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये दोहरा मापदंड है ना विपक्ष का। छोड़िए चलिए जी। देखिए संतोष जी, ये लोग जितनी भी बातों को रखते हैं ना वो बेवजह होती हैं। इन्हें देश की शौर्य से मतलब नहीं, देश की सुरक्षा से मतलब नहीं, इन्हें ये तक पता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो टारगेट था वो सिर्फ आतंकवाद था, ना ही सिविलियन थे ना मिलिट्री थे, इनको ये नहीं पता है। और सीज फायर इतनी बार इनको तो वही बता दीजिए ना ज्वाइंट सेशन करके क्यों हुआ, और कुछ वही तो जानना चाह रही है। विश्व के कुछ कानून है, भारत के कुछ कानून है जिसको निभाना पड़ता है सरकार को, और सरकार ने अपने धर्म को निभाया। ठीक है और सारिका जी अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। 30 सेकंड। 1 मिनट। संतोष जी पोल खोल दिया। संतोष जी देखिए चलता रहे, हमारे सैन्य अधिकारी का बदला खून से अच्छा हो गया। ठीक है मैडम समय की कमी है, मैडम सिंदूर चुप रही है। परिवारवाद से हाँ सिंदूर हो गया, सिंदूर हो गया। भारत की अब सिंदूर को थोड़ा बचा के रखिए, अब हमको बोलने दीजिए। जानती है तभी तो अनामिका जी समय की कमी है, सारिका जी जल्दी से अपनी बात को रखिए। अब सिंदूर को बचा के रखिए, अब हम लोग को भी थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए पहलगांव के बाद जिस तरह के युद्ध जैसे तनाव की घटनाएं हुई, हमने देखा किस तरीके से एमपी के एक मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी, अरे मैडम सिंदूर प्लीज प्लीज, मुझे पता है आपके पास सच बोले, आप यही से मार के पाकिस्तान को नाश कर सकती हैं। मेरे पास बहुत समय की कमी है, सारिका जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। एमपी की भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। पता चलता है मैं खुद यहाँ खड़े होकर उसकी निंदा कर रहा हूँ। और आज भाजपा कह रही है ना पार्टी का ना गैर पार्टी का ना देश का ना महिला ना आदमी, कोई उनके साथ नहीं है। समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी जया के साथ।